नमस्कार सबको मेरा। आज अपन अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। जो अपन गवर्नमेंट बजट एंड द एक्सपेंडिचर जो टॉपिक पढ़ रहे थे यूनिट 5 समष्टि अर्थशास्त्र में, उसका वीडियो आपने सबने देखा होगा। और जिन स्टूडेंट्स के जो भी प्रॉब्लम उस वीडियो में आई हैं, वो सारे स्टूडेंट्स हैं अपने कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लिख के मेरे को सेंड कर दें, जिससे आपको उसका आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास में सेम वही आपकी स्कूल से आपकी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो आपकी स्कूल की है। उसके बाद देखो छोटा सा आप और अपने स्कूल के जो सर हैं प्रिंसिपल सर, उसने कुछ प्रोग्राम कुछ ना कुछ करते रहते हैं मोमेंट वगैरह। तो उन्होंने एक पौधारोपण किया था, वृक्षारोपण। ये अपने प्रिंसिपल साहब हैं जो आप देख रहे हो, राम बच्चन जी मील। और ये अपने बायोलॉजी के लेक्चरर सर हैं जो आपको बायो पढ़ाते हैं। आगे अपन आज स्टार्ट करते हैं। जो बजट का टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, उस बजट में उसका 70% पार्ट कंप्लीट हो गया था आपका। आज अपन पढ़ते हैं जो डिफिसिट होता है गवर्नमेंट को, बजट घाटा। बजट घाटा, बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट, बजट डिफिसिट के बारे में आज अपन पढ़ते हैं कि जो सरकार होती है अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वार्षिक बजट तैयार करती है। तो वार्षिक बजट होता है, उस बजट को वह 3 साल के आधार पर बनाती है। वर्तमान वर्ष, आने वाला वर्ष और पिछला वर्ष, तीनों के आधार पर जो बजट बनाती है। उस बजट में मोस्टली जो गवर्नमेंट होती है हमेशा जो बजट बनाना चाहती है वो हमेशा घाटे का बजट बनाना चाहती है। गवर्नमेंट की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, ज़्यादा विकास किया जाएगा, तो उससे अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है, जीडीपी को इंक्रीज करते हैं, बाई प्रेडिक्शंस हैं इनकम प्रॉफिट की वो बढ़ जाती हैं। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, घाटे का बजट बनाती है। तो घाटा होता है वो भी गवर्नमेंट का अलग अलग प्रकार से होता है। उसमें भी 3 प्रकार के घाटे होते हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। तो तीनों घाटों पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो क्वेश्चन 2 नंबर का हो, चाहे वो 4 नंबर का हो। तो इस छोटा सा ये जो वीडियो इसको देखोगे तो आपको इसमें सारा समझ में आ जाएगा कि राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है और प्राथमिक घाटा क्या होता है। तीनों घाटों को समझना अति आवश्यक है। इन घाटों को पढ़ने से पहले आपको पता है बजट का जो संरचना है उसका पता रहना चाहिए। संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द बजट क्या होती है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। जैसे अपन यहाँ पढ़ते हैं बजट संरचना। एक बार मैं रिपीट करता हूँ पीछे वाली क्लास। बजट संरचना। देखो बजट सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, बजट पढ़ा, बजट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि बजट क्या होता है। बजट किसी सरकार वार्षिक आय और व्यय का विवरण होता है। आय और व्यय का विवरण होता है जिसको सरकार वर्ष भर में खर्च करती है और इनकम प्राप्त करती है। बजट ड्यूरेशन होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन मैंने क्या बताया था आपको, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी 1 साल का बजट होता है सरकार का। उस बजट में सरकार उसके अकॉर्डिंग खर्चा करती है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिसिप्ट्स होती हैं। इसमें भी मैंने इसको 2 भागों में बांटा था, 2 पार्ट्स में अपने इसको पढ़ा था। पहला क्या था, प्राप्तियां, बजट प्राप्तियां, और दूसरा था बजट व्यय, बजट एक्सपेंडिचर, जिसको अपन बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। ओके। फिर जो बजट प्राप्तियां होती हैं और बजट व्यय होता है उसको भी अपन ने 2 भागों में पढ़ा था, दो भागों में उसको डिवाइड किया था अपन ने। बजट प्राप्तियां होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं गवर्नमेंट की। कौन सी होती है, एक तो होती है राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्तियां।
ओके। इसी प्रकार से बजट व्यय की जो स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, इसके भी दो पार्ट हैं सरकार के। पहला है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। दूसरा है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय सेम। रिसिप्ट भी दो प्रकार की गवर्नमेंट की होती हैं और एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट के बजट के दौरान दो प्रकार के होते हैं, जो अपन इसकी डेफिनेशन वगैरह पर्टिकुलर पार्ट्स को अपन पढ़ चुके हैं। एक बार मैं आपसे रिपीट करता हूँ। राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, थोड़ा सा इनका अंतर पढ़ना आपको। दूसरा फिर पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, इन दोनों का आपको अंतर पढ़ना है कि पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी होती हैं और पूंजीगत व्यय कौन से होते हैं। पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां, ये दोनों आपको अलग पढ़नी है। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं और राजस्व वे होते हैं जिससे सरकार को न किसी प्रकार की लायबिलिटी क्रेडिट होती है, न किसी एसेट्स का निर्माण होता है। जैसे राजस्व प्राप्तियां हैं, जैसे राजस्व प्राप्ति मैंने आपको बताया था, जैसे कर है और करेतर है। इसके दो पार्ट बताए थे मैंने, कर, दूसरा करेतर। करेतर का मतलब होता है नॉन टैक्स, नॉन टैक्स। दो तो कर में मैंने बताया था आपको, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स है, प्रगतिशील कर है, प्रतिगामी कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वेट है। ये सारी किसके अंदर पार्ट है? ये इसके पार्ट होते हैं। ये राजस्व प्राप्ति के पार्ट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? राजस्व प्राप्ति करती है। दूसरा इसके अंदर बताया था मैंने पूंजीगत प्राप्तियां। तो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं सरकार, वो भी सरकारी क्या होती हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। इसका दूसरा पार्ट था नॉन टैक्स। नॉन टैक्स करेतर। करेतर के अंदर क्या होता है? करेतर में बताया था कि सरकार के ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटेंशन ये नहीं होता कि गवर्नमेंट उससे इनकम प्राप्त करे। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये होता है कि वह कुछ अनुशासन, कुछ नियम्स होते हैं, उस नियम्स को पब्लिक का फॉलो करे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप बाइक ड्राइव करते हो, तो बाइक ड्राइव करते हो तो आपके पास हेलमेट है या नहीं है? हेलमेट लगाओगे तो आपको चालान नहीं कटेगा, हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपको चालान पे करना पड़ेगा। इसलिए कौन सी रिसिप्ट रिसिप्ट है? ये नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है। इसलिए इसको कौन सी रिसिप्ट्स में लेके आते हैं अपन? करेतर प्राप्तियों के अंदर इसको लेके आते हैं। जैसे एज सीट बताया था मैंने आपको, फाइन बताया था, फीस, जैसे लाइसेंस बनवाते हैं तो लाइसेंस का मतलब ये नहीं होता गवर्नमेंट का कि हम पैसे इकट्ठे कलेक्ट करें। छोटे नॉमिनल चार्ज पे गवर्नमेंट है वो पब्लिक को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ये सारे किसके पार्ट हैं? अपने राजस्व प्राप्ति के पार्ट होते हैं। फिर कहा था मैंने पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियां में मैंने आपको बताया था उसके अंदर जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे पूंजीगत प्राप्ति के अंदर आते हैं। फिर दूसरा इसे इसका जो पार्ट है बजट व्यय का, इसके भी मैंने आपको दो पार्ट बताए थे कि बजट व्यय होता है जो सरकार वर्ष भर के दौरान अपने विकास कार्यों पे खर्च करती है। जैसे राजस्व व्यय, पहला कौन सा बताया था मैंने? पहला था इसमें राजस्व व्यय। राजस्व व्यय, राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय वह खर्चा होता है सरकार का, इसमें सरकार को किसी प्रकार की इनकम प्राप्त नहीं होती है। सामाजिक कार्यों के कल्याण के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा, जैसे डिफेंस की फीस है, जो भी वहाँ पे जो डिफेंस में जो वर्कर काम करते हैं उनकी सैलरी है, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करना, सब्सिडी देना, अनुदान की राशि देना। सरकार अनुदान की राशि प्रदान करती है जनता को, है ना? वृद्धावस्था पेंशन है, छात्रवृत्ति है, ये सारी किसके एग्जाम्पल है? ये आपके राजस्व व्यय के एग्जाम्पल होते हैं। और पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है? जैसे भवन है, मशीन, भवन वगैरह, मशीन वगैरह सरकार खरीदती है। जैसे सरकार ने भवन बना दिया, पीएससी बनवा दी, है ना? तो सरकार की वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो। सरकार जब भी उसको बेचेगी मार्केट में तो उसका पैसा मिलेगा सरकार को, है ना? तो ये सारी किसके अंदर आती हैं? ये सारी पूंजीगत व्यय के अंदर आती है। तो एक बार मैंने चारों जो पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं, इन चारों पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, एक बार रिपीट करना है। जब तक आपके ये चारों पॉइंट समझ में नहीं आएंगे तब तक आप इसके बजट डेफिसिट के बारे में नहीं पढ़ सकते हो, बजट घाटे के बारे में आप इसको नहीं पढ़ सकते हो। तो अपन आगे चलते हैं आज अपनी क्लास को लेके। आगे जो है
वो है बजट घाटा। कौन सा है? बजट घाटा। बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट, इसको बोलते हैं बीडी, बजट डेफिसिट। अब बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट क्या होता है? सबसे पहले आपको यह समझना है, बजट डेफिसिट बहुत ही सरल है। बजट डेफिसिट में अपने दो पार्ट पढ़े, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। तो यदि बजट घाटा अपन को निकालना है तो बजट बजट व्यय माइनस बजट प्राप्तियां, ये आपको इसमें इसका फॉर्मूला है। आपसे पूछे कि बजट घाटा क्या होता है, तो बजट के अपन दो पार्ट पढ़े, पहले अपन टेबल बनाई थी कि बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। तो बजट व्यय माइनस बजट प्राप्तियां क्या कहलाता है? बजट घाटा कहलाता है। ठीक है, इसका ऑटोमेटिक इसका फॉर्मूला बन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बजट घाटा। बजट घाटा जिसे सरकारी घाटा भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि सरकारी घाटा और बजट घाटा दोनों एक ही होते हैं। से विपर्य उस स्थिति से है जिसमें सरकार का व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। जिसमें सरकार का व्यय और सरकार की बजट प्राप्तियां, ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बनाया यहाँ पे यही है कि बजट व्यय इसको बोल सकते हैं, बजट व्यय और बजट प्राप्तियां दोनों का माइनस की के स्थान पे क्या लगाते हैं? माइनस लगाएं तो क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा बजट घाटा का। यानी बजट सरकार का व्यय और सरकार की प्राप्तियां दोनों में जो अंतर होता है वह बजट घाटा कहलाता है। यानी सरकार का जो खर्चा है वो ज्यादा होता है और प्राप्तियां वो कम होती है, तो सरकार को क्या होता है? बजट घाटा होता है। बजट डेफिशिएंट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन द बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स पे ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर। बजट घाटा सरकार के कुल व्यय, ये यहाँ पे वर्ड आया कुल व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। यानी अपन ने क्या किया था? कुल व्यय को कितने भागों में बांटा था? दो पार्ट में। एक नंबर क्या था? राजस्व व्यय, और दूसरा नंबर क्या था? पूंजीगत व्यय। दोनों का टोटल कि कुल प्राप्तियां। फिर दूसरा क्या है? कुल प्राप्तियां, कुल रिसिप्ट दो प्रकार की बताई थी मैंने, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय पर अधिकता है। जब ये खर्चा अधिक होता है और प्राप्तियां कम होती हैं तो सरकार को कौन सा घाटा होता है? बजट घाटा होता है। आगे देखो फिर, भारत सरकार के संबंध में बजट से संबंधित कुछ मुख्य रूप से निम्न तीन प्रकार के बजट घाटे होते हैं। अब आपको याद रखना है कि बजट घाटे कितने प्रकार के होते हैं? गवर्नमेंट को तीन प्रकार के होते हैं। पहला है राजस्व घाटा, इसे अपन बोलते हैं रेवेन्यू डेफिशिएंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे? आरडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरडी, रेवेन्यू डेफिशिएट। और दूसरा कौन सा है? राजकोषीय घाटा, जिसको अपन बोलते हैं फिजिकल डेफिशिएट। कौन सा बोलते हैं? फिजिकल, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे? एफडी, फिजिकल डेफिशिएट, राजकोषीय घाटा। और तीसरा कौन सा है? प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इसको बोलते हैं पी और डी। ये तीन प्रकार के यहाँ पे अपन क्या पढ़ते हैं? डेफिसिट पढ़ते हैं। तीन प्रकार क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ से? इस तीन प्रकार के डेफिसिट यहाँ से अपन पढ़ते हैं। इस वीडियो में आप क्या पढ़ोगे? तीन प्रकार के सरकार के डेफिसिट पढ़ोगे। एक सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उससे मैं कहना चाहता हूँ कि सारे विद्यार्थी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो भी मेरे नॉन या अननोन, सभी जब कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के जरूर भेजें। जैसे मेरे को आइडिया है कि ये बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करो तो आपकी इच्छा है, क्योंकि आपको घर बैठे बैठे आपको सारा सिलेबस मिल रहा है पढ़ने के लिए। लेकिन सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करता हूँ, जिस बच्चे ने सब्सक्राइब किया है तुरंत उसके पास ये वीडियो पहुँच जाता है। इसलिए सारे बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ओके, यानी सब्सक्राइब का नाम आपके मोबाइल में रेड कलर में आ रहा है तो इसका मतलब आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, आगे देखो। सबसे पहले पहला है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा बजट में अपन क्या पढ़ा? राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियां और घाटा, दो प्रकार पढ़े। प्राप्तियों में भी आता है राजस्व और व्यय में भी आता है।
तो राजस्व व्यय में क्या पढ़ते हैं, इसका संबंध किससे होता है, सरकार के द्वारा राजस्व तथा राजस्व प्राप्तियों से है। देखो सिर्फ और सिर्फ इसका संबंध किससे होता है, राजस्व से होता है। किससे होता है, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। यानी इसको इंग्लिश में क्या क्या लिखा था आपने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, आर। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, आर डी इक्वल्स टू आर ई माइनस आर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान सरकार के द्वारा राजस्व व्यय, एक सरकार ने कितना राजस्व व्यय किया है, उस तथा राजस्व राजस्व से कितनी इनकम सरकार को प्राप्त हुई, दोनों का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको याद रखना है राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में वही शब्द आएगा, राजस्व घाटा। यहाँ पर भी राजस्व आ रहा है, यहाँ पर भी राजस्व आ रहा है और यहाँ पर भी राजस्व तीनों में राजस्व नाम आ रहा है। और आज को ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये किसका फॉर्मूला है, ये आरडी का फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं राजस्व घाटा। व्यय की राजस्व प्राप्ति पर अधिकता, यानी आगे इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है, ये ज्यादा होना क्या किसको व्यय करता है, राजस्व घाटे को व्यय करता है। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी आरआर के ऊपर आरडी का ज्यादा होना, आरडी का ज्यादा होना क्या कहलाता है, आरडी क्या कहलाता है, रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। क्या कहलाता है, रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। ये छोटा सा है, क्वेश्चन आता है इसका एक नंबर का, तो राजस्व घाटे के बारे में आपको इसको पढ़ना है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, इसको देखो फॉर्मूला देखो, राजस्व घाटा, इसका फॉर्मूला राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। देखो आरडी राजस्व व्यय, आर ई राजस्व एक्सपेंडिचर, आर क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां। आर ई ग्रेटर देन आर ई ग्रेटर देन आर। और यदि इसको इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन आर ई, है ना। तो बात एक ही है, इस ये देखो साइन इस यहाँ इधर हो रहा है, इसका मैंने इधर मुंह कर दिया, बात एक ही है, आपको फॉर्मूला पढ़ना है। और यहाँ पे इसका अर्थ दे रखा है दैट आर डी राजस्व घाटा, आर ई राजस्व व्यय और आर राजस्व प्राप्तियां, तीनों को यहाँ पे डिनोट किया गया है। आपको इसको पढ़ना है, थोड़ा सा क्वेश्चन आता है इसका। सेकंड पढ़ते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल डिफिसिट कहते हैं, एफडी। क्या लिखते हैं इसको, एफडी लिखते हैं, फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट में क्या होता है, राजकोषीय घाटा, यानी इसमें पूरे बजट का विवरण होता है। क्या होता है, पूरे बजट का विवरण होता है। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ना, इसको टॉपिक बहुत अच्छा है, बार बार देखना, वीडियो समझ में नहीं आता है तो मैं जितनी मेहनत मैं करता हूँ तो 3-4 घंटे, उतनी मेहनत आप कर लो, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपके समझ में नहीं आएगा तो मेरे से आप डिस्कशन कर लेना, स्कूल आके कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के कर लेना। लेकिन सारे स्टूडेंट कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना है, जिससे मेरे को ये आइडिया हो जाए कि क्लास में इतने बच्चे अपने पास हैं, इतने बच्चों ने ये वीडियो देख लिया है। आपके पास कोई और कोई कमेंट हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन आपका नाम आपके कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। राजकोषीय घाटा का संबंध सरकार के सभी व्यय से होता है। राजस्व में क्या था, राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय था ओनली, लेकिन यहाँ पे इसका संबंध किससे होता है, सारे एक्सपेंडिचर से होता है तथा प्राप्तियों से है। यानी ये ध्यान रखना, यहाँ से सभी व्यय तथा प्राप्तियों से राजकोषीय घाटे का संबंध होता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय, डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यही उसमें फॉर्मूला, जो इनका फॉर्मूला है वो इनकी डेफिनेशन है। तो 3 फॉर्मूले याद कर लो या 3 डेफिनेशन याद कर लो, 3 लाइन की है बहुत सरल है, क्वेश्चन आएगा पक्का यहाँ से 4 नंबर का। कुल व्यय
कुल व्यय में देखो कौन कौन सा आता है, अभी आपने पढ़ा था राजस्व व्यय, मैं यहाँ पे व्यय लिख देता हूं, और पूंजीगत व्यय। दो तो प्रकार के व्यय हो गए अपने यहाँ की कुल प्राप्तियां। दूसरा कौन सा है, कुल प्राप्तियां। कुल प्राप्तियों में क्या आता है, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। यहाँ देखो प्लस प्लस दे रखा उधार को छोड़कर, को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां, यानी आपको जो उधार की राशि है सरकार की, रिजर्व बैंक से है, जनता से है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी राशि है सरकार की, उस राशि को राजकोषीय घाटे के अंदर शामिल नहीं करना है, उस राशि को शामिल नहीं करना है। ओके, प्राप्तियों के अंदर उसको शामिल नहीं करना है, को छोड़कर पर अधिक है, उसका अधिक होना किसको व्यक्त करता है, राजकोषीय घाटे को व्यक्त करता है। तो राजकोषीय घाटे में देखो यहाँ पे राजस्व प्राप्ति ही शामिल है, वे तो दोनों प्रकार के शामिल है, कुल व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय शामिल है, लेकिन यहाँ पे प्राप्तियों में रिसिप्ट्स में ओनली राजस्व प्राप्तियां ही शामिल हैं। ओके, पूंजीगत प्राप्तियां यहाँ पे शामिल नहीं है। उसमें क्या है, उसमें किसको शामिल किया गया, उधार को छोड़कर बाकी प्राप्तियों को शामिल किया गया है। कैपिटल रिसिप्ट्स में जो गवर्नमेंट की बोरोविंग्स हैं, उधार हैं, उनकी राशि को शामिल नहीं करते हैं, ये नाम याद रखना। उधार, उधार को छोड़कर बाकी जितनी भी पूंजीगत प्राप्तियां हैं सारी राजकोषीय घाटे के अंदर शामिल की जाती हैं। इंग्लिश में देखो, फिजिकल डेफिसिट इज द देन द एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्लस कैपिटल और टोटल रिसिप्ट्स रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट अदर देन बोरोविंग्स, अदर देन बोरोविंग्स यानी उधार की राशि है उसको छोड़कर इसके अंदर इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ठीक से याद कर लेना। डेफिनेशन और फॉर्मूला तीनों घाटे के समान है, चाहे डेफिनेशन याद कर लो चाहे उसके फॉर्मूले याद कर लो, एक ही याद करोगे तो उसके डेफिनेशन में भी काम में आ सकता है, उसके फॉर्मूले में भी वो चीज आपके काम आ सकती है। लेकिन राजकोषीय घाटे में घाटे चारों शामिल हैं, चारों प्रकार के, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। प्राप्ति, दो प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, दो दो व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, चारों शामिल है। लेकिन प्राप्तियों में, पूंजीगत प्राप्तियों में क्या करते हैं, उधार की राशि को इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं। आगे देखो, इसको इसको निम्नलिखित ढंग से मापा जाता है, इसका फॉर्मूला आप याद रखना, फॉर्मूला बहुत अच्छा दे रखा है, देखो मैंने लिखा है यहाँ से हिंदी में इसको, बोरोविंग्स, इसको निम्नलिखित ढंग से मापा जाता है, राजकोषीय घाटा, इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एफडी राजकोषीय घाटा, कुल व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, अपना फॉर्मूले में डेफिनेशन में था। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां, उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां, तो वो बात मैंने यहाँ पे इसको रिपीट की है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी कोई जरूर नहीं है, बल्कि आपको यहाँ तक इसको फॉर्मूले को यहाँ तक आपको पढ़ना है। ओके, तो ये फॉर्मूला है इसका, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, यह फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है तीनों घाटों में, तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। केवल एक ही अंतर है, चारों प्रकार की इसमें शामिल होंगे, दो रिसिप्ट दो एक्सपेंडिचर, केवल उधार की राशि को छोड़कर, ये आपको शब्द याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे का अनुमान कुल व्यय तथा कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर, वही वर्ड देखो बार बार रिपीट हो रहा है ये वर्ड, तो इस वर्ड को आपको माइंड में सेट करना है कि भी इस अंतर के द्वारा लगाया जाता है, इसे प्राय सकल राजकोषीय घाटा भी कहते हैं, ग्रोस डेफिसिट, ग्रोस फिजिकल डेफिसिट माना जाता है ये, यानी शुद्ध, सकल, शुद्ध नहीं सकल, जैसे ग्रोस, जैसे नेशनल इनकम वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, एक ग्रोस होता है एक नेट होता है ना, तो सकल होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड होती है, और जो नेट की वैल्यू होती है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। जैसे अपने लिखा था ना, एक तो ग्रोस, एक फॉर्मूला मैंने लिखा था ना आपके लिए, सकल, सकल नेशनल इनकम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, दूसरा था शुद्ध, शुद्ध, तो सकल बराबर क्या लिखा था, शुद्ध प्लस मूल्य ह्रास, वैसे यहाँ शुद्ध बराबर क्या लिखा था, ये यहाँ आ जाएगा, सकल माइनस मूल्य ह्रास, तो ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे, तो ये सकल, वहां पे यहाँ पर भी अपने पास एक वर्ड आया सकल, तो सकल इसीलिए है कि सकल के अंदर मूल्य ह्रास की राशि इंक्लूड होती है। ओके, तो अंतर द्वारा लगाया
जाता है। तो इसको आपको देखना है कि सकल है, जो इसको सकल ग्रोस को यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, माना जाता है। क्योंकि सरकार के लिए उधार लेने के लिए 3 स्रोत होते हैं। सरकार उधार कहाँ-कहाँ से लेती है, मैंने आपको बताया था कि सरकार सरकार सबसे पहले कहाँ से उधार लेती है, रिज़र्व बैंक से उधार लेती है। तो मैंने कहा ना उधार को छोड़कर तो 3 प्रकार की इसमें उधार होती है सरकार। 3 प्रकार की उधार उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करती है राजकोषीय घाटे के अंदर। तो पहला कौन-सा है, रिज़र्व बैंक से लिया गया उधार। रिज़र्व बैंक से इंडिया जितना भी प्रकार के जो लोन्स लेती है उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकंड है इसमें विदेशों से लिया गया उधार। मैंने अभी आपको बताया था कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गवर्नमेंट जितने प्रकार के बोरोइंग्स होते हैं, उधार की राशि होती है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड शामिल नहीं करते हैं, ये भी उधार के अंदर। तीसरा है घरेलू अर्थव्यवस्था से शुद्ध उधार। और डोमेस्टिक अपनी खुद की अर्थव्यवस्था है, नॉर्मल पब्लिक की बात करें, वो उसकी राशि को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट नंबर 3 कौन सा है, 3 नंबर। इसमें क्या, ये तीसरा घाटा कौन सा होता है, प्राथमिक घाटा होता है, प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट होता है सबसे सरल है ये केवल सकल शुद्ध को व्यक्त करता है। अपने देश है, जैसे अपना देश है, इस देश की कितनी बोरोविंग्स है और बोरोविंग्स से अपन कितना इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट पे कर रहे हैं, शुद्ध ब्याज का भुगतान। जैसे अपन किसी से पैसा उधार लेके आते हैं, 1 लाख रुपए उधार लेके आए, सपोज करो 1 महीने बाद, 1 साल बाद अपन ने उसके 1 लाख या 1.25 लाख रुपए चुका दिए, 1,25,000 रुपए अपन ने पे कर दिए। तो मेन जो मूल जो बोरोविंग्स है वो तो कितनी है, 1 लाख ही है, लेकिन अपने पे कितना किया, 1,25,000। तो 25,000 रुपए हैं ऊपर के जो इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट ब्याज के अपन ने चुकाए हैं, वो कौन से हैं, उसी को ही अपन एक देश की जब बात करते हैं तो उस ब्याज के अंदर उसी को अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन, प्राथमिक घाटा कहते हैं। इसे बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। और ये जो प्राइमरी डेफिसिट होता है किससे निकालते हैं अपन, ये अपन राजकोषीय घाटे से निकालते हैं। राजकोषीय घाटा होता है वो सकल राजकोषीय घाटे को व्यक्त करता है, यानी उसके अंदर विदेशों से अपन जो पैसा लेके आए वो भी उसके अंदर इंक्लूड है, प्लस उस पे अपने कितना ब्याज, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट कितना ब्याज का चुकाया है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो उसके साथ साथ यदि अपन इसको नेट निकालें कि अपने देश की शुद्ध उधारी कितनी है, तो अपन जो प्राइमरी डेफिसिट है वो अपन को इसके बारे में बताता है कि अपने देश की शुद्ध उधार की राशि है वो इतनी है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे तथा भुगतान किए गए जाने वाले ब्याज का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, ब्याज का अंतर होता है। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफिशिएंट बिटवीन फिजिकल डेफिशिएंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, यानी किसको व्यक्त करता है, ये ब्याज का भुगतान उसको व्यक्त करता है। इसलिए इसका अनुमान लगाने के लिए प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, माइनस ब्याज का भुगतान, यानी जो ब्याज का भुगतान अपन कर रहे हैं, अपना देश कर रही है, वो कौन सा घाटा होता है सरकार को वो होता है प्राथमिक घाटा। इसका फॉर्मूला दे रखा है, पीडी बराबर एफ डी माइनस आईपी, यानी इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट। इसका है इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, इसको इस आईपी को इससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पीडी बराबर प्राथमिक घाटा है, एफडी बराबर राजकोषीय घाटा है, आईपी बराबर इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट है। राजकोषीय घाटे तथा प्राथमिक घाटे में अंतर करना आवश्यक है। प्राथमिक घाटा सरकार द्वारा किए गए उस उधार को प्रकट करता है जिससे विदेश कर चालू वर्ष में घाटे की भरपाई की जाती है। यानी इसके अंदर वो आता है कि सरकार होती है वो उसमें कितना रुपए का ब्याज दूसरे देश को चुका रही है। एक सपोज करो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, एफ डी बराबर 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और मैं कहता हूँ इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट आईपी, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट ब्याज का भुगतान, यानी अपने देश के द्वारा है ना 10,000 रुपए का क्या किया गया, ब्याज का भुगतान किया गया। तो ये कह रहा है कि प्राइमरी डिफिसिट ज्ञात करो, प्राथमिक घाटा ज्ञात करो। तो पीडी बराबर क्या होगा, पीडी बराबर राजकोषीय घाटा, पीडी बराबर क्या होता है, एफ डी माइनस आईपी इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट। तो पीडी बराबर एफ डी कितना अपने पास क्वेश्चन में कितना दिया मिलेगा, 5,000, ठीक है।
हाँ सर नहीं 50,000 50,000 और ये कितना अपना 10,000 माइनस 10,000 तो कितना बच गया 40,000 करोड़ रुपए क्या हो गया अपना देश के घाटा हो गया क्या हो गया घाटा। इस प्रकार से इसको अपन निकालते हैं ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सपोज करो कि प्राइमरी डिफिसिट दे रखा है क्वेश्चन में प्राइमरी डिफिसिट दे रखा है 5,000 ठीक है। प्राइमरी डिफिसिट कितना दे रखा है 5,000 करोड़ रुपए दे रखा है और दूसरा जो पेमेंट दे रखा है अपने पास वो दे रखा है मानो कि इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट आईपी आईपी बराबर 10,000 ना। तो एफडी निकालो तो एफडी कैसे निकालेंगे फॉर्मूला क्या था अपना तो देखो एफ पीडी बराबर एफडी माइनस आईपी अपन को क्या निकालना है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा इक्वल के राइट साइड में तो उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो एफडी बराबर पीडी प्राइमरी डिफिसिट प्लस आईपी इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट। तो पीडी कितना दे रखा है 5,000 तो 5,000 प्लस आईपी कितना है 10,000 10,000 कितना हो गया 15,000 करोड़ रुपए हो गया ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास क्या हो गया अपने पास ये अपने पास राजकोषीय घाटा आ गया। इस प्रकार से अपन आपको क्वेश्चन कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में ऐसे आता है तो उसको आप निकाल सकते हो कोई वैल्यू पुट करके ओके। आगे निकालते हैं ये संचित ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए उधार को प्रकट नहीं करता है यानी संचित यानी जो अपन ने एक सेव कर रखा है इकट्ठा कर रखा है। फिर देखो राजस्व घाटा राजस्व घाटा देखो क्या है राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटे में अंतर। अब देखो जो अपन ने अभी तक पढ़ा है जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका कॉन्क्लूजन है सारांश है उसका। यदि आपसे एक ही प्रश्न में तीनों चीजों का अंतर पूछता है तो मैंने एक तीनों का अंतर भी लेके आया हूँ उस अंतर को भी अपन देखते हैं डिफरेंस को अपन पढ़ते हैं। तो देखो आगे पहले है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटे में जो मैंने आपको मीनिंग लिखाई थी सारी वही है तो इसमें ज्यादा उसमें कोई उलझन नहीं है आपके लिए जो आप पढ़ोगे वही कंक्लूजन आपको यहाँ मिलेगा। राजस्व घाटा यह राजस्व प्राप्तियों राजस्व व्यय पर अधिक है ये आपने लिखा था राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ये ज्यादा होनी चाहिए इस पर अधिक है। राजस्व घाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां पहला अंतर वही है। दो सेकंड डिफरेंस ये बजटीय व्यय को प्रबंधित करने हेतु सरकार के उधार की आवश्यकता को प्रकट करता है यानी सरकार को कितने प्रकार की आवश्यकता है मैनेजमेंट करने के लिए सरकार को सैलरी पे करने के लिए डिफेंस के लिए पेंशन्स के लिए कितनी किस प्रकार की सरकार को आवश्यकता है उसको ये प्रदर्शित करता है। तीसरा पॉइंट उच्च राजस्व घाटा निम्न कर प्राप्तियां आर्थिक सहायता पर उच्च व्यय के कारण उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है कर प्राप्तियों और आर्थिक सहायता अनुदान देने के लिए गरीबों में 2 रुपए किलो गेहूं का वितरण होता है 3 रुपए किलो गेहूं का वितरण होता है। तो उस गेहूं पर जो पैसा है वैसे नॉर्मल बाजार में गेहूं मिलता है 20 रुपए 25 रुपए किलो 2 रुपए किलो गेहूं सरकार दे रही है इसका मतलब बाकी पैसा कौन दे रहा है बाकी पैसा सरकार देती है कौन देती है सरकार। तो इसको ये किसका पार्ट होता है ये इसी का पार्ट होता है राजस्व घाटे का पार्ट होता है। ये देश के संपूर्ण निर्धनता को प्रकट करता है यानी अपने देश में निर्धन लोग कितने हैं। यदि जिस देश में राजस्व घाटा ज्यादा होता है इसका मतलब उस देश में गरीबी ज्यादा है जिसमें राजस्व घाटा कम होता है उसमें गरीबी कम होती है। तो देखो डिफिसिट है इसको जानने के लिए आपको हर साल या हर महीने एक सीरीज वगैरह आती हैं इसकी है ना पब्लिश होती है मार्केट में तो उनको पढ़ना चाहिए। अप्रैल महीने में जब बजट आता है तो बजट का पेपर पूरा आता है उस बजट पेपर में आपको पढ़ना चाहिए अपने देश में राजस्व घाटा कितना है राजकोषीय घाटा कितना है प्राथमिक घाटा कितना है। अभी मार्च में बजट आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है ये घाटा क्या होता है इसको आपको पढ़ना चाहिए आपके करियर के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये। दूसरा इसमें पढ़ते हैं राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा है इसके भी कुछ डिफरेंस दे रखे हैं देखो राजकोषीय घाटा इसके भी 3 डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिए हैं तीनों आपको देखना पहले के 3 मैंने दिए दूसरे के 3 डिफरेंस यहाँ पे लिए हैं तीनों डिफरेंस पढ़ना तीनों अलग अलग है इसलिए अच्छा क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ ये। यह कुल प्राप्तियों
उधार को अतिरिक्त, उधार को छोड़कर अपने डिस्कशन कर लिया कि उधार को छोड़कर बाकी जो रिसिप्ट्स हैं वो कुल रिसिप्ट्स हैं, पर कुल व्यय का अधिक्य है। राजकोषीय घाटा बजट व्यय माइनस बजट प्राप्तियां उधार को छोड़कर व्यक्त करता है। यह सूत्र मैंने लिखवा दिया, ये डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट नंबर 2, यह ब्याज के भुगतान से सरकार की उधार के लेने की सीमा को प्रकट करता है। यानी ये कहता है कि सरकार ने इतना तो ब्याज चुकाया है, ब्याज की राशि और उधार की राशि दोनों का टोटल होता है राजकोषीय घाटा। यानी शुद्ध उधार को, सकल उधार को व्यक्त करता है, शुद्ध को नहीं सकल उधार को व्यक्त करता है। उच्च राजकोषीय घाटा उधार के रूप में देश में राजकोषीय अनुशासन के भाव को प्रकट करता है। यह जीडीपी संवृद्धि की प्रक्रिया में बाधा डालता है। देखो जितनी ज्यादा राजकोषीय घाटा हुआ ना, उतनी जीडीपी अपने देश की जीडीपी को प्रभावित करता है। राजकोषीय घाटा का मतलब अपने उधारी लोन, यानी लोन बढ़ने का मतलब क्या हो गया, अपनी जीडीपी को खतरा, है ना। तो समझ सकते हैं, जैसे अपने छोटा सा घर की बात करें, अपने घर में कमाने वाला इनकम तो महीने की 50,000 है और खर्चा हो रहा है 80-90 हज़ार रुपये का महीने का। इसका मतलब क्या इसका अनुमान क्या लगा सकते हैं अपन, हमारे लिए ये जो खर्चा ज्यादा खर्चा हो रहा है ये हमारे लिए खतरा है तो बन रहा है। तो ये जो खतरा है राजकोषीय घाटा क्या है, ये खतरा है देश के लिए। जितना ज्यादा राजकोषीय घाटा होगा उतना ही अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, ये हानिकारक होता है। तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट है प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा लास्ट पॉइंट नंबर 3, प्राथमिक घाटा पीडी। अभी अपने क्वेश्चन निकाला था उसका, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का ब्याज, यानी ब्याज का भुगतान या ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, इसको अपना आईपी बोलते हैं। प्राइमरी डिफिसिट, यह राजकोषीय घाटे तथा ब्याज के भुगतान के बीच अंतर है। यह ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त सरकार की उधार लेने की सीमा को प्रकट करता है, सरकार की उधार लेने की सीमा को प्रकट करता है राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा उधार की आवश्यकता को करता है, उधार की आवश्यकताओं को करता है प्रकट। जब वर्तमान ऋण पर ब्याज को छोड़कर भुगतान दिया जाता है तो उसकी अवहेलना की जाती है। देश के राजकोषीय अनुशासन में निरंतर अभाव को प्रकट करता है। राजकोषीय अनुशासन में राजकोषीय घाटा वो दिन दिन अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ रहा है। जितना प्राथमिक घाटा कम होगा, जितना प्राथमिक घाटा कम होगा उसका मतलब है कि देश के लोन भी क्या है, कम है, ऋण भी कम है। यानी वही सीधी सी बात है कि घर में जितना अपन ब्याज का पैसा जितना कम चुकाएंगे उतना ही अपन क्या कंफर्ट फील करेंगे। ठीक है, उधारी तो है लेकिन ब्याज नहीं चुकाना पड़ रहा है ना। तो ब्याज का भुगतान वो क्या करता है, इसको डेफिसिट में डालता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है छोटा सा कि शून्य शून्य प्राथमिक घाटे का क्या अर्थ है, शून्य प्राथमिक घाटे का क्या अर्थ है। मैं इसको आपको फॉर्मूले से समझाता हूं। देखो अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एफ डी पी डी, प्राथमिक डेफिसिट घाटा बराबर एफ डी माइनस आई पी, माइनस आई पी। यहां से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपकी कि प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ये कह रहा है कि पीडी बराबर एफ डी माइनस आईपी, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, ये कितना हो जाए, क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो। तो दोनों ये जीरो हो गया तो क्या बचेगा, पीडी बराबर एफ डी, ये तो बच गया ना, पीडी बराबर एफ डी। यानी राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब तो यही है ना कि अपने ब्याज का भुगतान नहीं किया। लेकिन ये कह रहा है कि शून्य प्राथमिक घाटे का क्या अर्थ है, शून्य यानी पीडी और पीडी बराबर एफ डी, पीडी बराबर एफ डी। ये कह रहा है कि पीडी बराबर जीरो हो जाए तो एफ डी भी क्या हो जाएगा, एफ डी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो क्या कहता है, इसका अर्थ है कि सरकार को केवल इसलिए ऋण लेना पड़ रहा है कि ताकि वह अपने ब्याज के भुगतान के दायित्व को पूरा कर सके। वर्तमान वर्ष की प्राप्तियों पर वर्तमान वर्ष के व्यय में देखिए के कारण कोई ऋण नहीं लेना पड़ रहा है। यानी वर्तमान वर्ष में सरकार ने किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है, इसका मतलब ये होता है प्राथमिक घाटे का जीरो होना। क्योंकि वर्तमान वर्ष में व्यय तथा वर्तमान वर्ष की प्राप्तियां एक दूसरे के बराबर है। यानी जितना आया आय बराबर व्यय, इसका मतलब ये होता है। तो आप इसको पढ़ना है। तो ये टॉपिक है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। सेमेस्टर 7 की यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है।
नेक्स्ट इसका जो वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 4th, उसमें आपके इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आएंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। मोस्ट क्वेश्चन आंसर, छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सारे विद्यार्थियों से मेरा एक बात पुनः आग्रह है कि जिस स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देख रहे हैं वो वीडियो पूरा देखें, समझ में नहीं आ रहा है 2 बार देखें, 3 बार देखें, और जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। ये सारे जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किए जा रहे हैं, है ना। तो आपको मेरे मोटिवेशन को, मेरे कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आपको ये सब कार्य करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी अपना नाम लिख के ज़रूर भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।